हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सबसे पहले हमें बताइए कि मेरी आवाज आपके पास आ रही है या नहीं, और आप लोग अच्छे हैं या नहीं। फिर आपकी भी तबीयत खराब है क्या? आप लोग पूछिएगा कि दीदी आप कैसे हो। तो भाई और बहनों, हम तो ठीक नहीं है, मेरी बिल्कुल तबीयत खराब है। हाँ, लेकिन आप लोग के लिए तबीयत मेरी खराब नहीं है, वो मेरे अपने काम के लिए तबीयत खराब है। आप लोग के काम के लिए नहीं तबीयत खराब है, ठीक है। यानी हम आप लोग सुनो भाई बहनों, आज हम आप लोग के लिए ना ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं और एक नए अंदाज में पढ़ना है, ठीक है। किस अंदाज में पढ़ना है? नए अंदाज में पढ़ना। बोलते हैं ना, न्यू क्लास और न्यू अंदाज है, ठीक है। तो एक नए अंदाज में पढ़ना है। तो क्या बताए थे बायोलॉजी वाले, ना ही थकते हैं और ना ही रुकते हैं, ठीक है। तो हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और बताइए मन लगता है पढ़ने में, ठीक है। जरा क्या है ना, ज्यादा तबीयत खराब हो गया है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। तो भाई और बहनों, सबसे पहले लिखना है आप लोग को ऑब्जेक्टिव। हम ओ, क्या लिखना है भाई बहनों? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले कक्षा में आप लोग को बायोगैस के बारे में बताई थी ना। तो आज हम जैसे कॉल आ जाता है ना, बस गया था, वीडियो रुक गया था, इस वजह से आधा ही रह गया, मेरा एनर्जी भी बेकार चल गया, ठीक है। इसीलिए क्लास आधे में रुक गया था, आधा में, ठीक है। तो आज मैं ऑब्जेक्टिव बताती हूँ, फिर से मौका मिले। वैसे तो पूरा हो गया था, मैं जाने वाली थी कि कॉल आ गया, ठीक है। पूरा हो गया था, इस वजह से रुक गया था। और जो छूट गया है ना, आप लोग को मैं बता दूंगी फिर से, ठीक है। किसी का छूटा है बताइएगा। तो देखिए, हम आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। तो भाई बहनों, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपको देना है, लिखिएगा न्यूक्लियोसाइड है। यानी हमने 5 चैप्टर तक आपका ऑब्जेक्टिव करवा दिए थे, अब हम 6 चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, ठीक है। तो लिखिएगा 6 चैप्टर में न्यूक्लियोसाइड है, मतलब न्यूक्लियोसाइड किस किस से बना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन डालिएगा, क्या डालना है? सबसे पहला क्वेश्चन, न्यूक्लियोसाइड क्या है, ठीक है भाई बहनों। डालिएगा आप लोग न्यूक्लियोसाइड क्या है। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो बताइएगा भाई बहनों, न्यूक्लियोसाइड किस किस से बना होता है? बताइएगा भाई और बहनों, न्यूक्लियोसाइड किस चीज से बना होता है? एनीबडी, कोई भी बताइए। देखिए, न्यूक्लियो गलत है, यहाँ आरसी कार नहीं होगा, ठीक है। यहाँ आरसी कार, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो क्या है, किस किस से बना होता है बताइएगा। तो आंसर लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा शुगर, शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस। क्या होता है? एक नाइट्रोजन युक्त बेस से, ठीक है। एक नाइट्रोजन युक्त बेस प्लस फॉस्फेट, क्या होगा? प्लस फॉस्फेट से बना होता है, ठीक है। फॉस्फेट। तो बताइएगा न्यूक्लियोसाइड किस चीज से बना होता है? न्यूक्लियोसाइड है, ऐसे लिखना है, क्या नहीं, क्या लिखेंगे तो इसका परिभाषा लिखना है। क्या लिखना है? परिभाषा। तो ऐसे ने न्यूक्लियोसाइड बना है, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, न्यूक्लियोसाइड बना है।
तो बताइएगा किस चीज से बना है? तो शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस और प्लस फॉस्फेट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, कोई दिक्कत यहाँ तक में? अगला लिखिएगा, डीएनए अणु का प्यूरिन क्षार होता है। तो क्या होता है भाई और बहनों? डीएनए का प्यूरिन क्षार होता है। डीएनए का प्यूरिन क्षार होता है तो क्या होता है? ए प्लस जी, लिखिएगा, डीएनए का प्यूरिन क्षार होता है ए और जी। क्या होता है? ए और जी, यानी हम बताए थे एडेनिन और गुआनिन। ए का मतलब होता है एडेनिन और जी का मतलब होता है गुआनिन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? आप लोग जब हम एडेनिन, साइटोसिन ये सब पढ़ा रहे थे ना, गुआनिन, तो उसका हम शॉर्ट बताए थे, यानी उसका एक ट्रिक बताए थे। आप लोग को याद है? याद है तो चलो, क्या है? डीएनए का प्यूरिन क्षार होता है, तो आप लोग याद रखिएगा क्या होता है? एडेनिन प्लस गुआनिन, यानी एडेनिन और गुआनिन। अगला लिखिएगा, डीएनए 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 निम्न में से, क्या लिखना है? फिर भी लिखा रहा है, डीएनए निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? डीएनए किसका आनुवंशिक पदार्थ है? ऐसे लिखे, डीएनए किसका आनुवंशिक पदार्थ है। तो बताइएगा डीएनए किसका आनुवंशिक पदार्थ है भाई और बहनों? किसका आनुवंशिक पदार्थ है? बैक्टीरियोफेज। सही है, क्या है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आई है बहनों यहाँ तक में? क्या लिखे हैं? डीएनए किसका आनुवंशिक पदार्थ है? तो बैक्टीरियोफेज का। ठीक है, आगे लिखिएगा, इनमें से कौन सा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इनमें से कौन सा बीमारी, क्या लिखना है? इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस, इनमें से कौन सा नाइट्रोजनी जीन बेस, ठीक है, क्या लिखे? इनमें से कौन सा नाइट्रोजनी बेस डीएनए में नहीं होता है? ठीक है, डीएनए में नहीं होता है। तो देखिए ये आ गया ऑप्शन वाला, यानी इसमें हमें ऑप्शन देना है। तो लिखिएगा, ऑप्शन में आप लोग देखिए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, प्यूरिन, ऐसे लिखिए, एडेनिन, एडेनिन, बी में गुआनिन, साइटोसिन, क्या लिखे? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यानी पहले लिखना है यूरेसिल, यूरेसिल, डी में साइटोसिन, यूरेसिल, यूरेसिल, साइटोसिन। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। हम क्या लिखे हैं? इनमें से कौन सा नाइट्रोजनी बेस डीएनए में नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है? एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन। क्या नहीं होता है? यूरेसिल नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में भाई बहनों?
अगला क्वेश्चन लिखिएगा, मैं ऊपर मिटाऊं। आगे लिखिएगा आप लोग, आगे लिखिए न्यूक्लिक अम्ल के, लिखिएगा अगला क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनी न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजन, क्या लिखे हैं भाई और बहनों, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजन बेस, ठीक है, नाइट्रोजन बेस के बीच, बेस के बीच कौन सा, नाइट्रोजन बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है, ऐसे लिखना है, कौन सा बंधन रहता है। तो बताइए भाई बहनों, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनी बेस के बीच कौन सा बंधन होता है, तो बताइएगा कौन सा बंधन होता है। सही है, हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन जो बता रहे हैं वो सही है, हाइड्रोजन बंधन। कोई दिक्कत, क्या लिखे हैं, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनी बेस के बीच कौन सा बंधन होता है, रहता है, तो कौन सा होता है, हाइड्रोजन बंधन। कोई दिक्कत यहाँ तक में। आगे लिखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, तो किसका है, अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, पॉलीमर है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, पॉलीमर है, पॉलीमर है, क्या है, पॉलीमर। देखिएगा क्या लिखे भाई और बहनों, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, तो क्या है भाई और बहनों बताइएगा। रहने दीजिए, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, तो जल्दी जल्दी बताइए भाई और बहनों क्या है। मैं नीचे मिटा दूं, आप लोग लिख चुके हो। देखो भाई बहनों, बिना मेहनत का ना फल नहीं मिलता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखो। कोई दिक्कत, तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, तो आप लोग बताइए क्या है, किसका पॉलीमर है, तो देखिए आप लोग किसका है, न्यूक्लियोसाइड का, न्यूक्लियोसाइड का, किसका है, न्यूक्लियोसाइड, साइड नहीं होगा इसमें, टाइड होगा, न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, किसका है, न्यूक्लियोटाइड का है। कोई दिक्कत, आगे लिखिएगा, डीएनए के डीएनए के पिरामिड में पाया जाता है, पिरामिड में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है भाई और बहनों, डीएनए के पिरामिड में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, थायमिन एवं साइटोसिन। सही है, थायमिन एवं साइटोसिन, कोई दिक्कत, थायमिन एवं साइटोसिन पाया जाता है डीएनए के पिरामिड में।
आप लोग ऑफलाइन में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। इसके बारे में हमने पूरा डिटेल से बताई हूँ। अभी तो सिर्फ आप लोग को BBI बताना है, तो उतना डिटेल से तो नहीं समझा सकती हो ना। नहीं तो पता चलेगा आधा घंटा में सिर्फ इतना ही टॉपिक खत्म हुआ, छोटा सा ही, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है ना, तो पीछे की कॉपी उल्टा के तो देखिए। आगे लिखिएगा डीऑक्सीराइबोज, लिखिएगा डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज शर्करा तथा शर्करा, डीऑक्सी तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं। डीऑक्सीराइबोज तथा शर्करा एक ही वर्ग के हैं, जिनमें एक ही वर्ग के हैं, ठीक है। क्या लिखे हैं? डीऑक्सी तथा राइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज तथा शर्करा, राइबोज शर्करा लिखना, एक ही वर्ग के हैं, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ होगा राइबोज शर्करा। एक होता है डीऑक्सीराइबोज और एक होता है राइबोज शर्करा, एक ही वर्ग है, जिन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बताइएगा? जिन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई और बहनों? बताइएगा आप लोग, क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? बताए थे ना, पेंटोसेस। क्या कहते हैं? पेंटोसेस, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? क्या कहते हैं? पेंटोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो मैं ऊपर मिटाऊं और नए अंदाज में पढ़ना है, ठीक है। बार बार बोलते हैं क्योंकि बायोलॉजी वाले ना ही थकते हैं और ना ही रुकते हैं, तो हम क्यों रुके भाई बहनों। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। कोई दिक्कत? तो लिखिएगा, आप लोग ये नोट कीजिए, मैं आगे लिखती हूँ। आगे लिखिएगा डीएनए के आगे लिखिएगा डीएनए के न्यूक्लियोसाइड की डीएनए की न्यूक्लियोसाइड, ऐसे लिखना, डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को, न्यूक्लियोटाइड दिख रहा है ना आप लोग को? बताइएगा, यहाँ से यहाँ दिख रहा है ना? कोई बात, ठीक है। तो व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? ये है, को किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो बताइएगा किसके द्वारा देखा जा सकता है? डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जाता है? तो बताइएगा एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी द्वारा। किसके द्वारा? एक्सरे क्रिस्टोग्राफी द्वारा, ठीक है। तो लिखिएगा एक्सरे, ऐसा लिखिएगा एक्सरे, ऐसे करके, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी द्वारा। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत यहाँ तक में भाई और बहनों? तो हमने क्या लिखा, डीएनए की न्यूक्लियोसाइड की व्यवस्था किसके द्वारा देखा जाता है? तो एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी के द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, जब डीएनए के क्या लिखे हैं, जब डीएनए के एक विलंगन डीएनए के एक विलंगन टूटने से, एक विलंगन टुकड़े को, ऐसे लिखना, विलंगन टुकड़े को टुकड़े को 82 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस पर 82 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, तब क्या होगा? तो बताइएगा क्या होगा? जब डीएनए के एक विलंगन को 82 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, तो क्या होगा भाई और बहनों? सेल्सियस पर रखा जाता है तो क्या होगा? इसका विकुंडलन हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका विकुंडलन हो जाता है। तो लिखिएगा, इसका विकुंडलन हो जाता है। कोई दिक्कत? इसका क्या हो जाता है? विकुंडलन हो जाता है। ठीक है, आगे लिख लीजिएगा, न्यूक्लियो अम्ल में नीचे मिटाओ, ये सब है 6 चैप्टर का। लिखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? क्या होता है? खंडित होता है। तो बताइएगा भाई और बहनों, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? तो बताइएगा, न्यूक्लियेजेज। क्या होता है? न्यूक्लियेज। आंसर लिख लीजिएगा, न्यूक्लियेज। ठीक है, न्यूक्लियेजेज। ठीक है भाई और बहनों, कोई दिक्कत यहाँ तक में? क्या लिखे हैं, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? तो न्यूक्लियेजेज। ठीक है, अगला लिखिएगा, डीएनए तथा आरएनए किसके समान होते हैं? ऊपर मिटा रही हूँ, ठीक है, आप लोग नोट कर चुके हो ना ऊपर? आगे लिखिएगा, डीएनए तथा आरएनए समान है। किसके समान है? डीएनए तथा आरएनए समान है। तो किसके समान है बताइएगा? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते। इसका आंसर लिखिएगा, न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के कारण बहुलक होने के कारण, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ कारण है, ठीक है। डीएनए तथा आरएनए समान होते हैं, तो किसके समान होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते, यानी न्यूक्लियोटाइड के बहुलक के समान। कोई दिक्कत? तो देखिए भाई और बहनों, अब आपका 6 चैप्टर खत्म हो गया और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन बैंक में आप लोग देख लिए हो ना, कैसे पूछेगा, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन बैंक बना रहे हो, बताइएगा भाई बहनों, बना रहे हो ना? उसे बनाते जाइए, तब आपका रिवाइज होते जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख लिए कैसे होता है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन लिखिएगा इसमें, ठीक है भाई बहनों। अब अनुलेखन के बारे में लिखिएगा। एंटीकोडॉन्स, इधर गया रेड मार्कर, लिखिएगा एंटीकोडॉन्स एंटीकोडॉन्स किसमें पाया जाता है, ठीक है। एंटीकोडॉन्स किसमें पाया जाता है? पाया जाता है, तो बताइए भाई बहनों, एंटीकोडॉन्स किसमें पाया जाता है? तो लिखिएगा टीआरएनए में, ट्रांसक्रिप्शन आरएनए में। टी आर, ऐसे नहीं लिखना है, टी आर एन ए में, क्या लिखना है? टी आर एन ए में, पूरा हिंदी में ही लिख देते, ठीक है। टी आर एन में, टी आर एन ए में, कोई दिक्कत? टी आर एन ए में ऐसे हो। देखिए क्या लिखे हैं, एंटीकोडॉन्स किसमें पाया जाता है? तो टी आर एन ए में। टी का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन आरएनए में। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन लिखिएगा। डीएनए सांचे पर, डीएनए सांचे पर डीएनए सांचे पर, ठीक है, क्या लिखे हैं? डीआरएनए में सांचे पर आरएनए के, ऐसे लिखिए आप लोग, डी एन ए के सांचे पर आर एन ए की, ठीक है, डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? ए के निर्माण को क्या कहते हैं? देखिए मार्कर नहीं उग रहा है, आप लोग को दिख रहा है ना? अब भर देती हूँ। तो बताइएगा क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। क्या लिखना है? ट्रांसक्रिप्शन। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, मैं रेड वाला में इंक भर देती हूँ, इसका इंक खत्म हो गया। ठीक है भाई और बहनों,
आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, कोई दिक्कत भी यहाँ तक में? देखिए आप लोग ना बुक पढ़ा कीजिए, तो आप ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हो खुद से ही। और देख रहे हैं ना किस तरह से पूछा जाता है। देख रहे हो ना विनोद, इसे देख रहे हो ना किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अरे फगनिया। तो चलिए भाई बहनों, इंक भरा गया है और हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक में आप लोग को? आगे लिखिएगा डीएनए से, आगे लिखिएगा आप, ठीक है। डीएनए से, ठीक है। क्या लिखना है? डीएनए से एमआरएनए में से एमआरएनए बनाने की, एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो बताइए भाई बहनों, डीएनए से एमआरएनए की बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं भाई बहनों, बताइएगा। इसे भी क्या कहते हैं? जैसे यहाँ क्या लिखे, ट्रांसक्रिप्शन, तो इसका भी आंसर होगा ट्रांसक्रिप्शन। उसे बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? मैं ऊपर मिटाऊं? अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, अगला लिखिएगा भाई बहनों। आप लोग यहाँ तक लिख चुके हो ना? आगे लिखिएगा आरएनए से, आरएनए से जो डीएनए बनता है, क्या लिखे हैं? आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे कहते हैं, बनता है उसे क्या कहते हैं? तो बताइएगा क्या कहते हैं भाई और बहनों? cDNA। क्या कहते हैं? cDNA। कोई दिक्कत? आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? तो cDNA कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिखते जाइए और समझते जाइए। आगे लिखिएगा जीन अभिव्यक्त। क्या लिखना है? जीन अभिव्यक्त का, जीन अभिव्यक्त, ठीक है, अभिव्यक्त का नियंत्रण। क्या लिखना है? जीन अभिव्यक्त का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है? ठीक है, जीन अभिव्यक्त जीन अभिव्यक्त का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है? तो बताइएगा जीन अभिव्यक्त का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? तो किसके होता है बताइएगा आप लोग भाई बहनों। ठीक है, सही है, प्रतिलेखन, ठीक है, सही है, प्रतिलेखन। आगे लिखिएगा आप लोग। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक में? यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना? तो हम अगले क्वेश्चन पे आए।
आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। उसके बाद आते हैं 9 चैप्टर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, शहद का निर्माण कौन करती है हमारे? क्या लिखना है? शहद का निर्माण कौन करती है? तो बताइएगा, शहद का निर्माण कौन करती है? बताइए भाई और बहनों, बताइए। कल बताए थे ना, कल ही परसों ना बताए थे, शहद का निर्माण कौन करती है? तो आंसर लिखिएगा, कार्य, बताए थे ना, कार्य करता मधु मक्खी। बताए थे ना, शहद का निर्माण कौन करता है? कार्यकर्ता मधुमक्खी। इसे मिटाऊं? अगला लिखिएगा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी मुर्गियों में होता है? निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी मुर्गियों में होता है? तो लिखिएगा, ऑप्शन दे रही हूं, लिखिएगा, मलेरिया, क्या लिखे भाई बहनों? लिखिएगा मलेरिया। बी में लिखिएगा रानी खेत। ठीक है, मलेरिया, रानी खेत। सी में लिखिएगा, एक बीमारी का नाम बताइए। जैसे देखिए, हमने लिखा मलेरिया, जो कि इसमें नहीं आता हो। बीमारी का नाम मलेरिया, रानी खेत। आप लोग सोच के रखिएगा कि किस कौन सा बीमारी होगा इसमें, मुर्गियों में। हमने परसों ही आप लोग को बताए थे मुर्गी में बीमारी, उसमें भी 2 बीमारी। तो कौन कौन सा बताए थे बताइएगा। इसमें लिखिएगा मलेरिया, हेजा, और डी में लिखिएगा बी और सी। तो बताइएगा भाई और बहनों, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी मुर्गी में होता है? तो हमने आप लोग को बताए थे, कौन कौन बताइएगा आप लोग जरा, कौन कौन बताए थे? तो बताए थे हैजा और रानीखेत। तो क्या होगा? बी और सी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ऊपर मिटाऊं, ऊपर मिटाऊं। अब अगले क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग भाई बहनों, पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन। लिखिएगा पीसी कल्चर, पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन। पीसी कल्चर मत्स्य पालन किससे संबंधित है? तो बताइएगा भाई और बहनों, पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन किससे संबंधित है? तो किससे है? तो आंसर लिखिएगा
जलीय जंतुओं से, जलीय जंतुओं से। कोई दिक्कत? पिसीकल्चर किससे संबंधित है? जलीय जंतुओं से। अगर आपको सिर्फ हम उस दिन भी बताए थे, अगर आपको पिसीकल्चर दे तो उसका भी आंसर वही लिखना है, मत्स्य पालन दे तो वही लिखना है। यानी पिसीकल्चर का ही मतलब होता है मत्स्य पालन, मछली। ठीक है, ये सब आगे लिखिएगा आप लोग। रानी मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी मक्खी से निषेचन के बाद, रानी मधुमक्खी निषेचन, निषेचन अंडे से, अंडे से उत्पन्न, मैं नीचे मिटा रही हूँ, ठीक है। अंडे से, ठीक है, अंडे से उत्पन्न होती है, होती है तथा इसका लार्व क्या होता है? इसका लार्व खाता है, लार्व खाता है। तो बताइएगा, रानी मधुमक्खी निषेचन अंडे से उत्पन्न होता है तथा इसका लार्व खाता है, तो क्या होगा? कौन क्या होगा भाई और बहनों? कौन खाता है? इसका लार्व खाता है रॉयल जेली, रॉयल जेली। कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं? तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, कुक्कुट चेचक का कारण है। कुक्कुट चेचक का कारण है। तो क्या कारण है कुक्कुट चेचक का? तो बताइएगा क्या है? विषाणु। कोई दिक्कत? कुक्कुट चेचक का कारण क्या है? विषाणु। अगला लिखिएगा, हिसार डेल, मिटा रही हूं नीचे, ठीक है। लिखिएगा, हिसार डेल जानवर, हिसार डेल जानवर किसका नस्ल का नाम है? हिसार डेल किस जानवर, हिसार डेल जानवर किसका नस्ल का नाम है? ठीक है, तो किसका है? बताइएगा भाई बहनों, किसका है? हिसार डेल जानवर किसका नस्ल का नाम है? हिसार डेल जानवर किसका है? भेड़ का नाम। किसका है भाई बहनों? भेड़ का। हिसार डेल किसके नस्ल का नाम है? कोई आपसे पूछ दे हिसार डेल किसके नस्ल का नाम है, तो क्या बताना है आप लोग को? भेड़ का। तो भाई और बहनों, आज की क्लास में यही समाप्त करती हूँ। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए, और नहीं दिक्कत है तो कोई बात नहीं। आप लोग को यहाँ तक में समझ आ गई है ना? दिक्कत है तो पूछिए, नहीं है तो आज की क्लास यही समाप्त करती हूँ, ठीक है भाई बहनों? कोई दिक्कत आप लोग को? नहीं ना? तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट अंदाज में मिलते हैं, यानी नया क्लास और नया अंदाज में मिलेंगे कल। कोई टेंशन नहीं लेना है। हम बार बार बोलते हैं, बायोलॉजी वाले ना ही थकते हैं और ना ही रुकते हैं, ठीक है। तो भाई बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो देख चुके होंगे और शेयर लाइक कमेंट कर चुके होंगे, सही है ना?
तो ठीक है, मैं चलती हूँ, मिलती हूँ कल, ओके।